प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स लेकर आया हूं। जो इंटरमीडिएट साइंस, इंटरमीडिएट कॉमर्स और इंटरमीडिएट आर्ट्स के छात्र हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और बिहार बोर्ड से संबंधित है। इससे पहले हम गद्य खंड के वीडियो लोड कर चुका हूं और यह हमारा काव्य खंड है। इससे पहले टोटल 13 चैप्टर थे, उसको गद्य खंड के 13 चैप्टर को राइटर नेम, पाठ नेम सभी को याद दिला दिया हूँ, बता दिया हूँ और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बताया हूँ। तो उसका अभी तक वह वीडियो आप नहीं देखे तो एक बार उस वीडियो को देखें। चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के प्लेलिस्ट में जाए और प्लेलिस्ट में देखें कि हिंदी का, इंग्लिश का, यहाँ तक कि गणित का सभी का सिलेबस बता दिया गया है और इंग्लिश का राइटर नेम को एक्सप्लेन कर दिया गया बहुत अच्छी तरह से और हिंदी के गद्य खंड के भी राइटर नेम और लेसन नेम को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो आगामी बोर्ड एग्जाम 2021 में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, काव्य खंड में भी टोटल कितने काव्य है, कविता है, तो टोटल 13 कविता है। एक तरफ कविता का नाम है, दूसरे तरफ कवि का नाम है, फिर यहाँ कविता का नाम है, फिर कवि का नाम है। इस तरह से मैंने इसको कलेक्शन करके लाया हूँ और आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 कक्षा 12 के लिए जो किताब है उसी में इसका चर्चा विशेष रूप से किया गया हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर दिए हैं। जैसे यहाँ पहला हमारा कविता करबक है और करबक के कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। देखिए, नाम से तो यह मोहम्मद है और लेकिन यह कविता लिखे हैं और यह कविता में हिंदी के कविता लिखे हैं और हिंदी में इनका चर्चा है। तो समझिए, धर्म से नहीं होता है, वह जानकारी से होता है, पढ़ने से होता है। तो करबक में मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या लिखे हैं, तो इन्होंने 2 करबक दिए हैं, यानी 2 उसमें काव्य का पार्ट बना दिया है। इस कविता में 2 पार्ट में विभक्त है। तो पहला करबक में इन्होंने अपने चर्चा किए है क्या कि जो आंख से या कोई शरीर से कोई इंसान विकलांग होता है या दिव्यांग होता है तो उसको उस पर ध्यान कम दिया जाता है, उसको उस पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन उसको गुण के चर्चा विशेष रूप से होता है। यानी व्यक्ति का रंग रूप एक न एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका जो कीर्ति रहता है यानी उसको जो ज्ञान रहता है वह कीर्ति हमेशा हमेशा के लिए रहता है। मलिक मोहम्मद जैसी और एक आंख से अंधे होने के कारण यह हमेशा चिंतित रहते हैं, प्रेम पीड़ा इसको कहिए, और लेकिन इन्होंने अपना गुण के प्रदर्शन से प्रभावित रहते हैं और यह एकदम। दूसरा करबक में इन्होंने चर्चा किए हैं कि महान लोग जो होते हैं जैसे रत्ना सेन, उसके बाद महान रूपवती जिसको पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, न उस तरह के अभी महिलाएं हैं, उस तरह का राजा नहीं है, लेकिन उसका कीर्ति अभी भी बरकरार है। इसी चीज़ को करबक 2 में इन्होंने चर्चा किए हैं। तो ध्यान से देखिए, जब इसका एक्सप्लेनेशन होगा, समरी लेकर आएंगे, क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगला हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा कविता है यहाँ पद। तो पद 2 तरह का है, पद यहाँ भी है, पद तीसरा कविता है, दूसरा कविता है। इसमें पद सूरदास लेकर है। इसका पद में क्या चर्चा है, तो सूरदास किनका भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। तो इन्होंने कृष्ण के बारे में ही चर्चा किए हैं विशेष रूप से। जैसे इनका नाम है सूरदास, र है तो राम की इन्होंने चर्चा अभी तक नहीं किए हैं। और यह जो इसमें 2 पद लिए हैं और दोनों पद में कौन से लिए हैं, तो इनका इससे पहले सूर सागर एक बहुत प्रसिद्ध कृति है। इन्होंने उसमें बहुत सारा पद लिखे हैं, उसी में से 2 पद ले लिए हैं, कृष्ण भगवान से है, उसमें चर्चा किए हैं। तो सूरदास ने पद में क्या चर्चा किए हैं, 2 पद लिए हैं। एक पद में इन्होंने कृष्ण भगवान जब रात में सोते हैं, सवेरे जगने की बात होती है, उसी को चर्चा करती है। यानी कृष्ण भगवान के जो माँ रहती है वो कृष्ण भगवान के सवेरे में जगाते हैं, जगाने के लिए कहते हैं कि अब बिस्तर से उठिए कि एकदम भोर हो गया है, चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही है, लोग सब गाना गा रही है, महिलाएं सब गाना गा रही है, इसलिए बिस्तर छोड़िए, ये रिक्वेस्ट करते हैं। इसी बात को पहली पद में सूरदास ने चर्चा किए हैं। और दूसरी पद में इन्होंने क्या चर्चा किए हैं कि जब कृष्ण भगवान नंद जी के गोद में बैठकर जो खाना खाते रहते हैं तो कुछ खाते भी है, कुछ नीचे गिराते भी है।
और गिराते भी है। उसके बाद बहुत सारा जो है व्यंजन बना हुआ रहता है, उसमें जो है कृष्ण भगवान खाते रहते हैं, कुछ गिराते रहते हैं। फिर भी जो है मलाई मिश्री भी उनको चाहिए, मलाई मिश्री खाते हैं उसके बाद भी, अच्छा अच्छा व्यंजन होने के बाद भी। तो इसमें 2 पद का चर्चा सूरदास ने किए। नाम तो सूरदास है लेकिन र इनके नाम में आया, लेकिन ये राम की इन्होंने चर्चा नहीं किए हैं। राम भक्त नहीं थे, ये कृष्ण भक्त थे। कौन? तो सूरदास। अगला हम चलते हैं कि अगला पद है, तो पद जो है इसमें इंडिकेशन आपके बुक में जो है नहीं किया गया है। दिगंत भाग 2 कक्षा 12 वाला जो किताब है उसमें इसका चर्चा नहीं किया गया, सीधे पद पद दिया है। तो ये कृष्ण है और इसमें राम है। तो तुलसीदास राम भक्त थे, और यह जो है पद जो है 2 पद लिया गया है इसमें भी, और इसमें तुलसीदास ने राम के जो है चर्चा किए हैं और अपने बारे में जो है राम से जो है अपना रिक्वेस्ट कहें कि वे राम भक्त थे, यानी ये जो है प्रभु राम को बहुत मानते थे। उन्हीं के बारे में जो हमेशा कविता वगैरह में जो है लिखे हैं। और इनका जो है सबसे बड़ा कीर्ति जो है रामचरितमानस है। जो रामचरितमानस में सिर्फ रामायण की बात कही गई है, राम जी का गुणगान किया गया, उनके जीवनी को पूरा लिखा गया है। तो आप जानते हैं कि रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी थे, लेकिन जो इनका दूसरा जो है रामचरितमानस वो प्रसिद्ध हुआ। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वाल्मीकि द्वारा जो लिखा हुआ रामायण थे वो हुआ, दूसरा में जो है तुलसीदास के जो है रामचरितमानस, उसी में से जो है 2 पद लिया गया है। और इसमें जो है तुलसीदास राम जी से रिक्वेस्ट करने के लिए सीता माँ को कहती है कि कभी कभी इस जो है भक्त को भी कभी कभी उनके प्रभु राम के नज़दीक में चर्चा करते रहिएगा कि आपका भी एक भक्त है तुलसीदास, उसके बारे में जो है चर्चा करने के लिए कहे हैं। दास इसलिए कहा गया है क्योंकि यह भगवान के भक्त थे, दास थे, इसलिए इनको दास के नाम से संबोधन किया गया। छपय जो है नाभादास इसका कविता है। इस कविता में जो है इसमें भी 2 पद दिया गया है। तो छपय में किसका चर्चा किया गया है? तो जो है कबीरदास को और सूरदास को, इन्होंने नाभादास ने चर्चा किए हैं कि कबीर किस तरह के थे, किस धारा के कवि थे, कैसा कवि कैसा दोहा लिखते थे, कैसा जो है किस चीज़ पर जो है विशेष रूप से फोकस करते थे कबीर जी। जिस तरह से सूरदास की भी चर्चा की है, जो सूरदास जो है कृष्ण भगवान के जो है भक्त थे, उन्हीं के बारे में लिखते थे। तो नाभादास, कबीरदास और सूरदास के जो है छपय में लिखे हैं, यह ध्यान रखिएगा। और आगे समरी में डिटेल बताएंगे। अगला कवित है, कवित जो है भूषण जी हैं, लिखे हैं। और भूषण जी है, इसमें जो है वीरता की बात बताई गई है कि जो कवित जो है इसमें भी 2 कवित है। एक कवित में जो है शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी जी के बारे में चर्चा किए हुए हैं कि वह जो है हमेशा लड़ाई करते थे, अंग्रेजों से भी लड़ा, यहाँ तक कि मुगल वंश के भी अथी से लड़ाई किए थे। उसी बात को इसमें विशेष रूप से चर्चा है। दूसरा कवित में इन्होंने छत्रसाल के जो है एक राजा थे, जो हमेशा जो है सज के रहते थे अस्त्र शस्त्र से, उन्हीं को इन्होंने चर्चा की है दूसरे कवित में। वो वीर थे, वो भी राजा थे। अगला है तुमुल कोलाहल कलह में। तो तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद इसका राइटर है। अब देखिए, तो तुमुल कोलाहल, तुमुल मतलब होता है अधिक, और कोलाहल मतलब तो जानते हैं कि शोरगुल मचाना, कलह मतलब जानते हैं कि घर में कोई तरह का टेंशन हो जाता है। उसी के चर्चा इन्होंने इस कविता में किए हैं कि अधिक शोरगुल या कलह जो होता है उसी के बारे में जो है जयशंकर प्रसाद जो है चर्चा किए हैं। अब इसमें जो है विशेष रूप से कहा गया है कि जो है पूरा संसार जो है अशांत है, और अशांत में जो है महिलाओं को महिमा को व्याख्यान करते हैं जयशंकर प्रसाद। और ये छायावादी कवि थे, और इन्होंने महिलाओं को जो है महिमा को बखान किए हैं। और इन्होंने यह इसमें सिद्ध किए हैं कि जो है हृदय की बात और प्रेम की बात को श्रेष्ठतम बताए हैं जयशंकर प्रसाद जी। लेकिन कहा है कि बुद्धि की बात और कलह की बात को इन्होंने निम्न साबित किए हैं। निम्न साबित किए क्या? तो बुद्धि की बात और जो है कलह की बात, जो कहा कि जिसमें कलह होता है, जो अपना ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, उन्होंने इनमें निम्न स्तर में साबित किए हैं। तो यही बात की इसमें विशेष रूप से चर्चा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? कविता है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जो है इसका जो है एक कवि तो नहीं है, एक कवित्री है। तो इन्होंने पुत्र वियोग में क्या लिखे? सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनका पुत्र जो है एक रहता है, जो है समय से पहले, यानी छोटा ही रहता है उस समय, जो है उसका पुत्र जो है मर जाता है, निधन हो जाता है उसका। इसी शोक में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को लिखी है, अपने पुत्र के बारे में वर्णन करती है। अब बताइए कि अगर जो है कुछ समय किसी का पुत्र जो है संतान जो है मर जाता है,
उसमें उसको कितना दुख होता होगा। तो उन्होंने कवित्री थी, इसलिए वो कविता लिख दी अपने पुत्र पर ही, उसका वियोग के बारे में चर्चा करती है खूब। जब इसको सारांश पढ़ेंगे तो उस समय इसका विशेष रूप से जो है क्लियरेंस हो जाएगा। जो है बहुत सैड जो है पोएम है, यानी यह कविता जो है बहुत ही शोक है। और जो है आपको इससे पहले जो सुभद्रा कुमारी चौहान एक और कविता लिखी थी, उसका नाम है निराला स्मृति। निराला स्मृति लिखी हुई है, वो भी है इनका। अब आगे बढ़ते, उषा है। उषा के राइटर कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अब देखिए उषा एक लड़की के नाम है जो पीटी उषा के नाम सुने होंगे। पीटी उषा जो थी वो एक तरह से क्या करती थी, वह बहुत ही धावक थी, यानी जो है पूरे चैंपियन बन गई थी दौड़ में, और भारत के रहने वाली थी पीटी उषा। तो वो जो है बहादुर लड़की थी, तब तो दौड़ में जो है प्रथम स्थान लाई, चैंपियन बनी। तो उषा से बहादुर याद रखना है कि उषा जो लड़की थी वो बहादुर थी, और इसका पूरा अगर नाम पढ़ते तो शमशेर बहादुर सिंह। तो उषा के राइटर कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। इसमें विशेष रूप से जो है सूर्योदय होता है, जैसे सुबह का प्रातः काल का जो समय होता है उसमें सूर्योदय कैसा दिखता है, उसी को चित्रों को बिंबित किए हैं, प्रतिचित्रण किए हैं, और उसी विशेष रूप से उसी को चर्चा है। जब समरी पढ़ेंगे तो और इसका क्लियरेंस हो जाएगा। आगे है जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो ये जो है बड़ा सा पाठ भी है, इसका राइटर भी बड़ा है। जैसे जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध। जब एक विद्यार्थी को जब ये लेसन और पाठ कविता और कवि का नाम पूछा जा रहा था, तो विद्यार्थी जो है बताया कि यह जो है पाठ हमको बहुत जल्दी याद हो गया। हम बोले कि जन जन का चेहरा का राइटर क्या है, तो उन्होंने जो है थोड़ा जन जन का चेहरा का जो है कवि कौन है, तो उन्होंने जो है थोड़ा उसको अजीब सा लगने लगा। तो हम कहे बोलो ना जल्दी, तो बोलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इसका राइटर का नाम है गजानन माधव, और उसके पिताश्री का नाम में टाइटल था एक माधव, इसलिए वह जो है बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। हम कहे जल्दी बोलो क्या है, तो वो बताया कि गजानंद माधव मुक्ति बोध। उसको जल्दी याद हो गया, क्योंकि उसके पिता के नाम से हल्का यह जो है टाइटल मिल रहा था, इसलिए जो ही बोलते थे जन जन का चेहरा एक तो कौन है, तो बता देती थी गजानंद माधव मुक्ति बोध। अब जो इस कहानी इसमें क्या है कि कविता में क्या बात बताया गया कि जन जन का चेहरा एक में गजानंद माधव मुक्ति बोध ने इन्होंने दो श्रेणी के आदमियों को जो है चर्चा किए हैं। कहा है कि सब आदमी का तो चेहरा एक है, लेकिन सोच सबका अलग अलग है। यानी कहने का मतलब जो है दो वर्ग में बांट दिया गया, एक श्रमिक वर्ग में और एक है पूंजीपति वर्ग में। तो इन्होंने पूंजीपति वर्गों को सपोर्ट नहीं किए हैं गजानंद माधव मुक्ति बोध ने। उन्होंने कहा कि पूंजी वाले लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, यानी पूंजी से पूंजी कमा के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो श्रमिक व्यक्ति है, जो मजदूर व्यक्ति है, वह हमेशा मजदूर ही है, वह आगे बढ़ नहीं रहा है। मजदूरी करते करते एक तरह से गरीब की ओर ही बढ़ रहा है, और जो पूंजी वाले हैं वो पूंजी बढ़ा रहे हैं। यानी कोई जो है देखने में सबका जो है चेहरा एक जैसा है, लेकिन सब जो है उसका सोच जो है अलग अलग है। तो उम्मीद है कि इस पाठ का भी जो है आप क्लियरेंस हो गया होगा कि जन जन का चेहरा एक का जो है कवि कौन है, तो गजानंद माधव मुक्ति बोध। आगे है अधिनायक। अधिनायक के जो है राइटर कौन है? रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय है, तो अधिनायक शब्द का प्रयोग जब राष्ट्रगान होता है, 15 अगस्त मनाने जाते हैं स्कूल में, चाहे 26 जनवरी मनाने जाते हैं, तो उस समय जो है जनगण मन अधिनायक शब्द आता है। तो उसी पर जो है जब रघुवीर सहाय बच्चे रहते थे उस समय, प्रायः एक बच्चे का चर्चा इसमें किया गया है, चित्रण किया गया है अधिनायक में। वह बच्चा रहता है कि विद्यालय में जब जाता है, यानी कपड़ा जो है फाटा सुथन्ना जैसा कपड़ा पहना हुआ रहता है, और वह कपड़ा पुराना रहता है, गरीब रहता है, और वह जो है विद्यालय में जाता है 15 अगस्त या 26 जनवरी के शुभ अवसर पर, उसमें एक झंडा लिया हुआ रहता है। तो उसी में सुनता रहता हमेशा जो है अधिनायक। उसी समय से जो रघुवीर सहाय जो थे कि अधिनायक कौन है, अधिनायक किसको कहते हैं, तो उसने सोचा कि अधिनायक तो वह होता है जो बड़े बुजुर्ग आदमी है, सीनियर है, नेता किस्म के आदमी हैं, उसी को अधिनायक से संबोधन किया गया है। यानी बड़े बड़े जो कपड़े पहनते हैं, उजले नेता टाइप के होते हैं, उसी को अधिनायक कहा गया है। रघुवीर सहाय ने इसी चीज़ को वर्णन किया गया है। हरिचरना शब्द का भी प्रयोग किया गया है कि हरिचरना कौन है, तो हरिचरना उसी को कहा गया है। आगे है, उम्मीद है कि अधिनायक का जो है राइटर रघुवीर सहाय याद हो गया होगा। अगला है 11 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को। ये विनोद कुमार शुक्ल है।
अब विनोद कुमार शुक्ल जो है तो क्या किए कि राइटर जो है विनोद कुमार शुक्ल वो अपने छोटे से बच्चे को कंधे पर रहते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को एक कंधा पर रखे हुए रहते हैं, अपने पुत्री के साथ जो है पुत्री नीचे चलती है साथे साथे, और अपने प्यारे नन्हे बेटे को कंधा पर रखे रहते हैं विनोद कुमार शुक्ल, और उससे अपने बेटी से बात करती हुई रहती है कि देखो हर जगह जो है लोहा होता है, लोहा कहाँ होता है, लोहा हर जगह है, ठोस होते हुए भी लोहा हमारे नज़दीक होता है। यानी अपने पुत्री से वो जो है मजबूती की बात करती है कि इसका अंतरात्मा में क्या है, इसके अंदर जो है ठोसापन है कि नहीं, यानी कोई बात जो है बोलती है, मेहनती है कि नहीं, इसी पर विशेष रूप से जो है चर्चा करते हैं और उसे जो है बातचीत करते के क्रम में बहुत सारा बात जो है हौसला देते रहते हैं। और इसी तरह से प्यारे नन्हे बेटे को जो है इसमें विशेष रूप से विनोद कुमार शुक्ल का जो है पाठ है, ये समझ गए होंगे। आगे है हार जीत। हार जीत का राइटर कौन है? अशोक वाजपेयी। तो वाजपेयी, हार या जीत होता है, हार जाता है लोग तो जो है बाज जाता है, कोई भी चीज़ इनाम नहीं मिलता है, नहीं, अगर जीत जाता है तो पे कर दो, अरे जीत गया तो इसको पे कर दो, कोई भी इनाम है तो दे दो, हार गया तो बाज गया, अगर जीत गया तो पे, यानी अशोक वाजपेयी। हार गया तो शोक हो गया, जीत गया तो बाजी मार लिया, इहो चलेगा। हार गया तो शोक हो गया, हटा देंगे तो शोक यानी टेंशन में डूब गया, जीत गया तो बाजी मार लिया यानी वाजपेयी। तो बहुत अच्छा है इसका ट्रिक। हार जीत का राइटर कौन है? तो अशोक वाजपेयी। हार गया तो शोक हो गया अशोक, और जीत गया तो बाज यानी वाजपेयी हो गया। अच्छा है। तो ये हार जीत में क्या है कि कौन, इसमें जो है कविता में क्लियरेंस नहीं किया है, इसमें जो है सिर्फ जश्न मनाता है, जीत का जश्न मनाता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि जीता कौन, किसने जीता, कैसे हुआ, किसके साथ युद्ध हुआ, कब हुआ, इसी बात का क्लियरेंस नहीं रहता, इसलिए इस पाठ का नाम हार जीत रख दिया गया है। अशोक वाजपेयी इसका राइटर है। अगला और लास्ट जो है अंत जो है 13 नंबर पाठ है, गाँव का घर ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर कैसा होता है? तो बांस बल्ले का घर होता है, मिट्टी का लेपा पोता हुआ घर है, और वहाँ पे लोग जो है रहते हैं, गांव में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपना जो है गांव के सारे माहौल को समझते हैं। गांव का घर कैसा होता है से अब जो है बांस उसके टट्टी फट्टी का जो है फूस वगैरह जो होते हैं, यानी कच्चा घर कहिए, अब तो पक्का हो गया है, लेकिन पहले के समय में जो है घर गाँव में भी ज़्यादातर कच्चे होते थे, मिट्टी के बनते थे। तो ज्ञानेंद्र पति क्या है? तो ज्ञान, गांव के घर में ज़्यादा ज्ञान होता है आजकल, तो ज्ञान होता है नहीं, तो जिसके पास ज्ञान है वो इंद्रपति है, ज्ञानेंद्र पति, यानी गांव में जिसको ज्ञान है वही ज्ञानेंद्र पति है। गांव का घर कैसा होता है? तो बांस बल्ले का होता है और जो है मिट्टी का बना हुआ होता है। प्रायः जब दूध जो है गांव में लेता था, नहीं होता कि अब शहर में है तो कागज़ पर लिख लिए कि आज दूध लाए हैं, आज काट दो, नहीं दूध लाए तो काट दो, तो गांव में दीवाले पर लिख देता था, मिट्टी पर कहीं डीर पार देता था कि इतना दूध आया ही आया। चिपड़ी गोईठा सब जो है गाँव में जो है अगल बगल में ठोक देता था, घरे पर ठोक देता था, मिट्टी वाला घर पर। तो गांव का घर ही है, देवता वगैरह भी रहता था मिट्टी के, उसको पूजा पाठ लोग करते हैं। तो गांव का घर बड़ा निराली है, इसलिए गांव का घर जो है ज्ञान का घर है। ज्ञानेंद्र पति इसका राइटर है, याद हो गया होगा। तो उम्मीद है कि जो ये सारे पाठ को काव्य खंड के जितने भी जो है कविता था या पद था, दोहा था, जो भी था, ये सारा आपको इसका कवि का नाम और कविता का नाम पूरा याद हो गया होगा। 1 से लेकर 13 तक है। तो कुल मिला के यहाँ 13 जो है लेसन है, 13 कविता है, इसमें 13 कविता जो है एक काव्य खंड में हुआ, 13 गद्य खंड में है, तो टोटल जो है 26 जो है पाठों की संख्या है। कंटेंट हिंदी में जो है टोटल 26 है। इससे पहले 13 जो है गद्य खंड को मैं 13 जो है पाठों के नाम, रचनाकारों के नाम जो है चर्चा कर दिए थे, यही 13 बच गया था। तो ये 13 26 हो गया। ये 26 पाठ को आपको पढ़ना है और ये ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, आपको सारांश अगर पूछेगा उसमें भी काम देगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछेगा उसमें भी काम देगा। यहाँ तक कि जो एक्सप्लेन करते हैं, कोई पद कहीं से ले लेगा और वहाँ कहेगा इस पद कहाँ से लिया गया, इसका राइटर कौन है,
तो जब वो पद डाल देगा या कोई भी श्लोक दे देगा आपको कहीं कोई कविता में से और कहेगा इसको जो है भावार्थ लिखे अथवा सप्रसंग व्याख्या करे। तो सिलेबस बनाया था उसमें ये भी चर्चा हुआ था कि जो है सप्रसंग व्याख्या करने वाला है। तो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आपका जो है पाठ का नाम आना चाहिए कि कहाँ से जो है पंक्ति लिया गया है, इसका राइटर कवि कौन है चाहे लेखक कौन है वो याद रहेगा। तो इसके बारे में आप डिटेल में लिख देंगे और जो कविता का कोई लाइन है उसको अर्थ जो है अपना भाषा में लिख देंगे, आपको 4 अंक मिल जाएंगे। तो ये सारा जो है एक भी चीज़ जो है व्यर्थ नहीं है, सारा चीज़ जो है सार्थक है। इसको एकदम एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग पर जो है 3 सब्जेक्ट का सीरीज जारी है, वह मैथमेटिक्स है यानी 10+2 का मैथमेटिक्स और 10+2 हिंदी और 10+2 का इंग्लिश जो है तीनों डला रहा है, एक एक वीडियो करके बना रहा है। तो ये सारे जो है हिंदी और इंग्लिश जो है साइंस वाले स्टूडेंट, कॉमर्स वाले स्टूडेंट, आर्ट्स वाले स्टूडेंट और बिहार बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए वीडियो तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।